हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सी टैप इज़ टेकन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सी टैप नाम का ये कंसेप्ट जो है ये किस संस्थान के द्वारा लिया गया है? आंसर देख लेते उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आंसर इज़ डी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या है सी टैप मूवमेंट? सी टैप कंसेप्ट एक तरीके का इट इज़ एक कोविड-19 के लिए लिया गया है, जिसको बोला गया है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इस एक्सेस पूल के तहत क्या हुआ है कि 30 देशों ने इस एक कंसेप्ट के लिए सिग्नेचर दिया है, अपनी सहमति बनाई है और कहा है कि जो भी वैक्सीन टेस्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट या कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का नॉलेज, इन सभी को जो है थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा, थोड़ा प्रमोट किया जाएगा। तो उस सब के लिए ये सी टैप एक कंसेप्ट निकाला गया है इन देशों के द्वारा। कुछ अलग अलग तरीके के इसके एलिमेंट्स की एलिमेंट्स दिए गए हैं कि कैसे हम उसके इलाज को ढूंढ सकें, कैसे इसका जीन सीक्वेंस डेटा, ये जो इस तरीके की वैक्सीनेशन है या कोई भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो भी मॉडल्स हैं, उन सबको किस तरह से प्रमोट किया जाए, कैसे उनको एक्सेस किया जाए, इस सब के लिए सी टैप टेक्नोलॉजी जो है वो WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। ये इनिशिएटिव जनरली जो है वो प्रमोट किया गया, प्रपोज किया गया है कोस्टा रिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कार्लोस एल्वारेडो। ध्यान रखिएगा, ये इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर कार्लोस एल्वाराडो के द्वारा इसको प्रपोज किया गया है। ध्यान रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। रानी रामपाल इनमें से किस खेल से संबंधित है? आंसर देख लेते हैं पहले। रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद बी, हॉकी। रानी रामपाल जो है वो इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन है। तो इन्हें अभी रिसेंटली इनका नाम जो है वो खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, उनके लिए नाम दिया गया है रानी रामपाल का। ये हॉकी से संबंधित है। उनके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड के लिए मोनिका, वंदना कटारिया, हरमनप्रीत सिंह, इन सब के नाम जो है वो अर्जुन अवार्ड के लिए दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये अभी रिसेंटली इस तरीके के नाम जो हैं वो एथलीट्स के लिए दिए जा रहे हैं, अलग अलग अवार्ड्स के लिए। तो रानी रामपाल का नाम सजेस्ट किया गया है किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द MSP ऑफ हाउ मेनी क्रॉप्स। भारत सरकार के द्वारा कितनी क्रॉप्स का MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ाया गया है? आंसर इज़ A, 14। 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए, यानी कि खरीफ की फसलों के लिए कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उसको हाइक किया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, उड़द, मूंग, तूर, मेज़, रागी, बाजरा, ज्वार, नाइजर सीड, सेसमम, ये इस तरीके की 14 ऐसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें, जिनके MSP को, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है वो बढ़ाया गया है। जिसमें कॉटन भी इसके अंदर आता है कि कॉटन जो है उसका भी MSP जो है वो बढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके की फसलें हैं, इनके MSP को इंक्रीज़ किया गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण थोड़ा सा खरीफ क्रॉप्स के लिए यहाँ पर जो सीज़न देखा गया वो थोड़ा सा नरम रहा है। तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए सरकार सिर्फ इतना सा चाहती है कि एक योजना जो कि PM आशा करके एक योजना चलाई गई है अभी रिसेंटली, उसके तहत इनको जो है CACP रिकमेंडेशन, CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इनको जो है वो बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा, 14 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके MSP को इंक्रीज़ कर दिया गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PM स्वनिधि स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस स्कीम इज़ रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये लॉन्च की गई है। ये योजना, क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, किसके लिए लॉन्च की गई है? आंसर इज़ C, स्ट्रीट वेंडर्स। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी का या सरकार का कहना है कि हम 10,000 रुपये की एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना जो बिज़नेस है दोबारा वापस से, अपनी जो वेंडिंग जो भी सर्विसेज हैं उनको दोबारा वापस से शुरू कर सकें। क्योंकि जो भी इस तरीके के लोग थे जो स्ट्रीट वेंडर्स की तरह काम करते थे,
एक तरीके के रेहड़ी वगैरह का काम करते थे, तो उन रेहड़ी मजदूर जितने भी हैं उन सबको दोबारा वापस अब कोविड-19 जैसे जैसे यहाँ पर भारत में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, अनलॉक 1 शुरू कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो लोग अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को दोबारा वापस से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना को प्रपोज किया गया था और इम्प्लीमेंट करने का जो इस स्कीम को जो अनाउंस किया गया, दैट इज़ अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। उनके द्वारा ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो दिया गया था, वहाँ पर भी इसका अनाउंसमेंट किया गया था, स्वनिधि योजना का। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो दोबारा वापस से शुरू कर सकें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रा स्वच्छ बूथ फॉर डिसइंफेक्शन इज लॉन्च्ड बाय। अल्ट्रा स्वच्छ बूथ डिसइंफेक्शन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किए गए? आंसर इज सी, DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इस तरीके का डिसइंफेक्शन यूनिट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया अल्ट्रा स्वच्छ। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी बहुत छोटे छोटे इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर होते हैं, या जो PPE किट्स वगैरह के ऊपर होते हैं, या फैब्रिक कपड़ों वगैरह के ऊपर होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, ओजोनेट किया जाएगा। ओजोनेट स्पेस टेक्नोलॉजी होती है एक, OST जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है ये। साइंस के स्टूडेंट्स वगैरह थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कई बार आ भी जाता है, UPSC में जनरली इंपॉर्टेंस बताई गई है इसके भी। ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को बोला जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस किया जाएगा। उसके तहत जो भी इस टेक्नोलॉजी के तहत जो भी इस तरीके के जो पार्टिकल्स या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी होंगे उन आर्टिकल्स के ऊपर, उन सबको यहाँ से क्लीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा आप भी, इससे रिलेटेड अगर कोई बात हो तो यू कैन आस्क इट टू मी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर वन नेशन वन कार्ड स्कीम? वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत इनमें से कौन सा राज्य अभी रजिस्टर्ड नहीं है? आंसर इज़ सी, मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम, ये तीनों राज्य वन नेशन वन कार्ड में हैं, लेकिन मणिपुर हाल ही में यहाँ पर लिस्टेड जो है वो नहीं है। अगस्त के महीने में 3 राज्य लिस्टेड किए जाएंगे, जिसमें से एक राज्य है मणिपुर, दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड और तीसरा राज्य होगा नागालैंड। तो मणिपुर, उत्तराखंड और नागालैंड, इन तीनों को अगस्त मंथ के अंदर ऐड किया जाएगा वन नेशन वन कार्ड में। अभी हाल ही की बात करें अगर हम, तो 17 राज्य कुल टोटल हो चुके हैं जो कि वन नेशन वन कार्ड से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल यहाँ पर 17 स्टेट्स इस तरीके के हो चुके हैं अभी तक जो कि वन नेशन वन कार्ड से जुड़ चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर इज़ ए, 1 जून। ठीक है, ध्यान रखिएगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर UN की या WHO की, तो उनके द्वारा ये पूरा जो एक डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जनरली पहले 22 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन अब जो है इसको 1 जून के तहत 1 जून पर बनाने की, सेलिब्रेट करने की बात की गई है। इसकी जो थीम रखी गई है, दैट थीम इज़ द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2017 से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखते हुए या एनिमल अब्यूज़ को देखते हुए, हेल्थ इफेक्ट्स वगैरह को देखते हुए डेयरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रमोट करने की बात की गई थी। तो ये जो है स्टार्टिंग में 22 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन क्या है कि 2001 में जून 1 को इसको सेलिब्रेट किया गया था। इस वजह से यहाँ पर थीम दे दी गई द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। कंट्रोवर्सी इसके ऊपर अलग से चल रही है कि वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे जो है वो किस तरीके के, वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे अलग होगा और वर्ल्ड मिल्क डे अलग होगा, तो वो एक जनरल कंट्रोवर्सी, उसके बारे में जो भी बाद में जो भी डिसीजंस आने होंगे उनको देखेंगे अगर हो सकेगा तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो वाइट रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद मिल्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्गीस कुरियन के द्वारा एक रेवोल्यूशन सजेस्ट दी गई थी जिसका नाम है वाइट रेवोल्यूशन, वो मिल्क से संबंधित होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which committee is formed by government on rationalization of film media units? फिल्म मीडिया यूनिट्स के युक्तिकरण हेतु, रैशनलाइजेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई है? आंसर इज़ सी, विमल जुल्का कमेटी।
अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी या एक कमेटी यहाँ पर बनाई थी जिसका नाम है विमल जुल्का कमेटी। इस कमेटी के लिए इस जो रिकमेंडेशन इस कमेटी के द्वारा दी गई हैं उनमें जनरली रैशनलाइजेशन यानी कि फिल्म यूनिट्स के युक्तिकरण की बात की गई है। युक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो यूनिट्स हैं, अलग अलग जो वहाँ पर काम करने वाले जो इस तरीके की इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को थोड़ी सी अलग अलग तरीके की पहचान दी जाए। अब जैसे अगर हम बात करें तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म डिवीज़न, सत्यजीत रे फिल्म, टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के बहुत सारे ये यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स का अलग अलग रैशनलाइजेशन किया जाए, यानी कि इनको युक्तिकरण किया जाए कि क्या क्या इनके काम होंगे, क्या क्या इनके अलग अलग फंड्स होंगे। तो उन सबको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि फेस्टिवल्स वगैरह के ऊपर या उनके प्रोडक्शन हेरिटेज वगैरह या नॉलेज वगैरह से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो इन सब के लिए और कैसे वहाँ से अलग अलग तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो बात की गई है वो यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो ये सब कुछ जो सजेस्ट किया गया है वो विमल जुल्का कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन शैल पास एन अवार्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट। जिस तरीके से बैंकिंग ऑम्बड्समैन होते हैं बैंकिंग लोकपाल, उसी तरीके से बीमा लोकपाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक बीमा लोकपाल को कोई शिकायत मिलने के कितने महीने पर उस शिकायत से संबंधित किसी भी तरीके की जो भी वहाँ पर अवार्ड होता है, जो भी डिसीज़न होता है, वो डिसीज़न सुनाना अनिवार्य होता है। आंसर इज़ ए 3 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, एक इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को 3 मंथ का यानी कि 3 महीने का समय दिया जाता है, जिसके अंदर उस ऑम्बड्समैन को किसी भी तरीके का अवार्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिसीज़न। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑम्बड्समैन के द्वारा जो डिसीज़न दिए जाते हैं वो जनरली बोले जाएंगे क्या, अवार्ड्स। ठीक है, तो ये अवार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे ऑम्बड्समैन, इनको 3 महीने के अंदर अंदर इन अवार्ड को देना अनिवार्य है उनके लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो EAC बनाई गई थी, यानी कि एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई थी, इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आंसर इज़ सी, उषा थोराट कमेटी। ध्यान रखिएगा, उषा थोराट कमेटी वो कमेटी थी जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंकों की स्थापना की रिकमेंडेशन दी थी, या उस कमेटी को चेयर्ड किया गया था, उषा थोराट कमेटी। वहीं अगर हम बात करें पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक के लिए जो कमेटी बनाई गई थी दैट वाज नचिकेत मोर कमेटी। ध्यान रखिएगा, पेमेंट बैंक के लिए क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों। तो पेमेंट बैंक के लिए जो कमेटी है दैट इज़ नचिकेत मोर कमेटी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो कमेटी है दैट इज़ उषा थोराट कमेटी। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे इस तरह के। इनमें अगर किसी तरीके का डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।